दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाथरस की घटना को लेकर जो एक हलफनामा दायर किया गया है, आज मैं उस पर बात करूंगा। उसमें कितने ज़्यादा लूपहोल हैं, कितनी ज़्यादा गलतियां की गई हैं और कितने ज़्यादा कुतर्कों से भरा हुआ वो हलफनामा है, उसी पर दोस्तों आज मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ ये दोस्तों कि इतने ज़्यादा उसमें कुतर्क हैं, इतनी ज़्यादा गलतियां हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी ज़्यादा सजग है पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर, और पुलिस के ऊपर जो एक लोगों का विश्वास है वो कितना ज़्यादा इस घटना के बाद बरकरार रहेगा, वो भी सवालों के दायरे में आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीड़िता के बयान को विरोधाभास तरीके से देखना कि पीड़िता ने जो बयान दिया है वो गलत है और उसमें कंट्राडिक्शन ढूंढना ये कानूनन रूप से गलत है। क्योंकि दोस्तों जो पीड़िता का बयान होता है उसी बयान को आधार मानकर आगे की कार्रवाई की जाती है, उसी बयान को दर्ज किया जाना चाहिए, उसी बयान को सच माना जाना चाहिए कानूनी रूप से। लेकिन अगर उसमें पुलिस कंट्राडिक्शन ढूंढ रही है तो ये कानूनी रूप से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पीड़िता का बयान था जो 14 सितंबर को लिया गया था, जिसमें वो साफ साफ इस बात को कह रही है कि हमारे साथ छेड़खानी हुई गई। आमतौर पे हिंदी पट्टी देशों में ऐसा होता है दोस्तों कि लज्जावश जो लड़कियां होती हैं वो बलात्कार जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं। छेड़छाड़ हो गई, ऐसी चीज़ों का, ज़बरदस्ती हो गई, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करती हैं। तो उसके बयान में कंट्राडिक्शन ढूंढना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, अगली बात, शपथ पत्र में बलात्कार की सही कानूनी परिभाषा को समझाया नहीं गया। जो शपथ पत्र दिया गया उसमें बलात्कार की जो रियल डेफिनेशन होती है उसको नहीं दिया गया। किस तरह से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में सेक्शन 375 को संशोधित करते हुए ये कहा गया था कि अगर पेनिट्रेशन नहीं भी हुआ तब भी उसे रेप के कैटेगरी में डाला जाएगा, अगर विक्टिम के जो पीड़िता हैं उसके जो अंग हैं उन्हें किसी भी निर्जीव या फिर जीव वस्तु से टच किया गया है, हाथों से टच किया गया है, या फिर किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, उनके गुप्त अंगों को किसी भी चीज़ से अगर टच किया गया है और पेनिट्रेशन नहीं भी हुआ है तब भी वो रेप के कैटेगरी में आएगा। ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के संशोधन के बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। लेकिन पुलिस क्या कह रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये चीज़ कह दिया जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ था। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर पेनिट्रेशन नहीं भी हुआ है तो पीड़िता के बयान को सर्वोपरि मानते हुए ये चीज़ माना जाना चाहिए कि बलात्कार हुआ है। अगली बात दोस्तों मैं बताता हूँ, कानूनन तौर से क्या होता है कि जो पीड़िता होती है उसी के बयान को सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें पीड़िता के बयान को महत्व नहीं दिया गया और उसके बयान में लगातार कंट्राडिक्शन खोजने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 14 सितंबर को जब पीड़िता के साथ घटना घटी, तुरंत बाद का एक वीडियो है जिसमें वो अपने साथ हुए ज़बरदस्ती का उल्लेख करते हुए नज़र आती है वीडियो में। फिर उसके बाद जब उसकी सफदरजंग हॉस्पिटल में डेथ होती है, उसके पहले का जो बयान है उसमें उसने साफ किया है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है। पूछे जाने पर कि भाई 14 सितंबर पे आप क्यों नहीं ये सारी चीज़ें बोली थी, तो वो बोले कि हम डरे हुए थे, होश में नहीं थे। ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद उसकी जान चली जाती है और आनंद फानंद में उसका क्रिमेशन कर दिया जाता है। तो उसके बाद और कोई बयान दर्ज नहीं किया जाता। तो डेथ के पहले का जो बयान होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और कानूनी रूप से उसी बयान को आधार बनाकर सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। लेकिन इस केस में क्या है दोस्तों, इस केस में लगातार पुलिस उसमें कंट्राडिक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही है और उस बयान को गलत साबित करने का कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगली बात दोस्तों मैं बताता हूँ आप सब लोग को, पीड़िता के शव को चोरी से जलाया गया और विरोध प्रदर्शन की आशंका की दलील दी गई।
अब इस दलील में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कितना ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं कि वजन है इनकी बातों में, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पुलिस ने जो हलफनामा दायर किया जिसमें वो इस चीज़ को सही ठहराते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें क्रिमेशन रात में करना पड़ा। अब उसमें बात क्या थी, इनको लग रहा था सूत्रों के जरिए कि ये साजिश की जा रही है कि लगभग 1 से 2 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं हाथरस में और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। अब ये सूचना इनके पास कहाँ से है, इसका कोई स्रोत नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बस इनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था और इनके पास सूचना आ गई और इन्होंने आनंद फानंद में रात के 3 बजे क्रिमेशन कर दिया लड़की के शव का। ये चीज़ हुई। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि जिस चीज़ का ये दावा कर रहे थे कि 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब शव लेकर पुलिस गांव हाथरस में पहुंची तब वहां पे मात्र 200 से 300 लोग ही मौजूद थे। अब इसमें तो कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाली बात नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस चीज़ का ये दावा कर रहे हैं कि अगर क्रिमेशन ना किया जाता तो 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो जाते, तो ये कौन सा तर्क है? क्या क्रिमेशन किए जाने के बाद अगर लोगों को इकट्ठा होना ही है तो नहीं हो सकते? तब भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये दावा भी इनका बेबुनियाद है, बेतत्व है और कोई मतलब इसका नहीं बनता दोस्तों। तो ये सारे जो दावे हैं इनके, ये सारे जो प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम सही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस सही है, और जो पीड़िता है उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो शासन व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में आ जाती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया कुतर्कों से भरा हुआ, कोई तथ्य नहीं बन रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं बन रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस करना क्या चाहती है। तो दोस्तों ये थी खबर, सोचा कि आप सब लोग के सामने रख दूं और आप लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस की सजगता को समझें, उनकी गंभीरता को समझें, उनके ज्ञान को परखें कि कितनी ज़्यादा वो सजग हैं, कितनी ज़्यादा ज्ञान से भरे हैं, कितनी ज़्यादा संवेदनशील हैं। दोस्तों आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।